हेलो नमस्कार साथियों। मैं प्रियांश तिवारी आप सभी साथियों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी पर स्वागत करता हूं। आज का वीडियो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का होने वाला है, जो कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इस वीडियो में हम 2024-25 का ये पेपर देखने वाले हैं, तो वीडियो को आपको साथियों पूरा जरूर देखना है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से कोई भी रिपीट आपका हो सकता है। तो वीडियो को पूरा अच्छे ध्यान से देखना है और मैं एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको बताता चलूंगा, तो वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है ये। तो साथियों, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, हमेशा की तरह सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर कीजिएगा, कुछ भी जो आपके मन में आता है। वीडियो कैसा लगा, आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हैं, बताया कीजिए। वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। पहला प्रश्न हमारा है, डिमांड कर्व इज यूजुअली। तो जो डिमांड कर्व है, मांग वक्र है, वो सामान्यतः कैसा होता है? तो पहले का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा? डाउनवर्ड स्लोपिंग। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या होता है? नीचे की ओर ढलान वाला। कि डिमांड का कर्व यूजुअली ऐसा होता है, ऐसा डाउनवर्ड कर्विंग, ऐसा नीचे की तरफ जाने वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला है, अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है? देखिए, ये बहुत अच्छा पेपर है। ठीक है, और यहाँ से आपके क्वेश्चन लगभग मैं मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताता चलूंगा, तो उसमें आपके फंस जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें 60 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। दूसरा प्रश्न है कि अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है? पूछ रहा है इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ। तो ये दुर्लभ संसाधनों का आवंटन है, यानी कि एलोकेशन ऑफ स्केरी रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है उसकी विशेषता क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में हम बोलते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो जहां की अर्थव्यवस्था को जो पूंजीवादी लोग हैं वो चलाते हैं, तो पहला का ए ही हो जाएगा कि प्राइवेट ओनरशिप एंड रिसोर्सेज। तो उसमें प्राइवेटाइजेशन ज्यादा होता है। ठीक है, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है अगर आपसे पूछे, एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं। हमारे भारत की अर्थव्यवस्था मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है। मिक्स्ड यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां पर पूंजीवादी और प्लस गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या होता है? रोल होता है। रोल किसका होता है? पूंजीवादी और गवर्नमेंट दोनों का रोल यहाँ पर होता है। गवर्नमेंट हर एक चीज को रेगुलेट करती है। मिक्स्ड प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स का पिता किसे कहा जाता है? तो इकोनॉमिक्स का पिता कहा जाता है साथियों एडम स्मिथ को। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा साथियों। एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जो कि बहुत फेमस है, जो कि पूछी जाती है पेपर में, वेल्थ ऑफ नेशंस। क्या लिखी थी? वेल्थ ऑफ नेशन पूछी जाती है, याद रखिएगा। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखी थी? तो ये आपके एडम स्मिथ साहब ने ही लिखी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जब आय बढ़ती है तो सामान्यतः वस्तु की जो मांग है वो क्या होता है उसका? तो ये क्वेश्चन कट गया है, बल्कि इंग्लिश में दिया गया है, मैं समझा देता हूँ। व्हाट हैपेंस टू द डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड्स व्हेन इनकम इंक्रीज? जब आय बढ़ती है किसी भी व्यक्ति की, जब आय बढ़ती है तो डिमांड पर जो है, नॉर्मल गुड्स जो होती हैं, सामान्य वस्तुओं की डिमांड पर क्या असर पड़ता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। किसी की भी आय बढ़ती है, जब आप पैसे कमाने लगेंगे तो आपकी भी डिमांड बढ़ेगी। आप कहीं आप सोचेंगे मैं ये ले लूं वो ले लूं। ठीक है, तो इसका भी सही आंसर होगा इंक्रीजेस, यानी कि बढ़ती है। डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड को हिंदी में हम मांग बोलते हैं। ठीक है, मांग क्या होती है? जो चीज आप खरीदने के लिए तैयार हो, आपको उसकी जरूरत है और आपके पास पैसे हैं उसको खरीदने के लिए। अगर आपकी इच्छा है, देखो इस कंसेप्ट को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर आपकी इच्छा है कि आप एक, देखो मैं एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि आप एक आईफोन खरीदें। आईफोन खरीदें, कितने का? 1.5 लाख रुपए वाला आईफोन खरीदें, आपकी इच्छा है ये। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं इसको खरीदने के लिए, तो ये आपकी डिमांड नहीं रहेगी, ये आपकी रहेगी विश। विश यानी कि ये आपकी इच्छा रहेगी, ये विश रहेगी। अगर आपके पास पैसे हैं खरीदने के लिए, ठीक है, अगर आपके पास खरीदने के लिए पैसे हैं और आप उसको खरीदने की इच्छा भी है, तो वो रहेगी आपकी क्या? उसको हम डिमांड या मांग कहते हैं।
क्या कहते हैं, डिमांड तभी कहेंगे, ठीक है, और मांग उसको तभी कहेंगे। अगर आपके पास पैसे हैं खरीदने के लिए, लेकिन आपके पास खरीदने के लिए इच्छा नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं लेकिन आईफोन का शौक उनको नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आईफोन कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है, एक एग्जाम्पल समझाने के लिए बता रहा हूँ। मैं किसी और का भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ, कार का भी एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूँ कि अगर आप कार को खरीदने की सामर्थ्य रखते हैं, आपके पास पैसा है लेकिन आपके पास कार को खरीदने की इच्छा नहीं है, आप नहीं चाहते कि मैं कार का मालिक बनूं, इच्छा ही नहीं है, तो उसको हम डिमांड नहीं कहेंगे, ठीक है, तो भी वो डिमांड नहीं रहेगी, ठीक है। डिमांड तभी कहेंगे जब सारी चीज़ें मिलके आती हैं साथ में, आपकी इच्छा भी हो खरीदने के लिए और आपके पास पैसे भी हो। अगर पैसे नहीं है इच्छा के लिए तो उसको केवल इच्छा ही कहेंगे, उसको डिमांड नहीं कहेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। मेरी कोशिश रहती है कि सरल शब्दों में अधिक से अधिक आपको समझा सकूं। अगला प्रश्न कहता है विच फैक्टर शिफ्ट्स द डिमांड कर्व्स। तो मांग वक्र को कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो कौन सा कारक प्रभावित करता है मांग वक्र को? ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। क्या? चेंज इन कंज्यूमर इनकम, ठीक है। इसमें साथियों ये गलत टिक लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ 2 टिक लगाए गए हैं, ये किसी ने पेपर मुझे भेजा है उसका है ये टिक लगा हुआ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी है साथियों। क्या? चेंज इन कंज्यूमर इनकम। देखो मैंने इसका आंसर सी ही लगाया है, बाकी अगर आपको पता है इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है क्या, तो कमेंट करके बताइएगा, और वही लोग कमेंट करेंगे जो बिल्कुल 100% श्योर हैं। मेरे हिसाब से ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यदि 2 वस्तुएं प्रतिस्थापक सब्स्टिट्यूट्स हैं तो एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि से क्या होगा? ठीक है, प्रतिस्थापक क्या होती हैं? जो कि आपस में सब्स्टिट्यूट्स होती हैं। अब आप कहेंगे कि सर मुझे पता नहीं चल रहा है ये सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं, मैं नहीं जानता हूं। अगर आप नहीं जानते मैं बताता हूं। सब्स्टिट्यूट्स वो होते हैं प्रतिस्थापक फसलें जो कि एक दूसरे का स्थान ले सकते हैं, जैसे कि चाय और कॉफी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्या? चाय और कॉफी। अगर चाय के दाम आज अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे मान के चलिए चाय के दाम जैसे हो जाए कि भाई चाय अब 10,000 रुपये किलो मिलेगी, समझे, अगर ऐसा हो जाए, वैसे ऐसा होगा नहीं लेकिन अगर एक एज्यूम करते हैं अगर ऐसा हो जाए तो लोग कॉफ़ी पर शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, एक के दाम में वृद्धि हुई। देखो हम क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है यदि 2 वस्तुएं प्रतिस्थापक हैं, सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि से क्या होगा? तो एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि से दूसरी वस्तु की मांग बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी मांग? अभी बताया आपको कि अगर आप चाय पीते हैं और अगर चाय के दाम एकदम से बढ़ जाएं तो फिर कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, आप कॉफी पर शिफ्ट होने लगेंगे क्योंकि भाई कॉफी सस्ती मिल जाएगी आपको, ठीक है। समझ में आया? यही क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। मैं समय इसलिए ले रहा हूं, ये कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। परिवर्तनशील लागत वेरिएबल कॉस्ट किसके साथ बदलती है? तो 8वें का सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्पादक स्तर, ठीक है, उत्पादन स्तर या आउटपुट लेवल पर। अगला है मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट इनक्योर्ड ऑन। सीमांत लागत वह लागत होती है जो, क्या हो जाएगा आंसर? आंसर इसका भी साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा। सीमांत लागत वह लागत होती है जो कि प्रोड्यूसिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, जो कि एक अतिरिक्त उत्पादन इकाई पर आती है। विच क्रॉप इज ग्रोन इन द जायद सीजन। देखो आपसे ये सीजन की क्रॉप भी पूछ ली गई है कि कौन से सीजन में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो भाई जायद की अगर हम बात करें तो जायद में तरबूज उगाया जाता है, वाटरमेलन। अगर हम राइस की बात करें, धान की, तो ये मुख्यतः आपकी खरीफ की फसल है। कौन सी है साथियों? खरीफ की फसल है, याद रखिएगा। जायद कैसी है? खरीफ की फसल है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें गेहूं की बात करें, गेहूं कैसी फसल है? गेहूं साथियों रबी की फसल है। गेहूं और यहाँ साथ में मस्टर्ड यानी सरसों भी दी है, ये भी रबी की फसल है, ठीक है। और इसमें केवल दी गई फसलों में केवल जो है वाटरमेलन यानी कि तरबूज ही जायद की फसल है, तो सही उत्तर हो जाएगा। एमएसपी का पूरा नाम क्या है? एमएसपी का पूरा नाम होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी जान लीजिए क्या होता है कि सरकार के द्वारा एक न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है 23 फसलों के लिए। 23 फसलों के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। आपने नाम सुना होगा कि सरकारी कांटे पर हम अपनी फसल को तुलवा रहे हैं या दे रहे हैं, तो सरकारी कांटे पर एमएसपी
जितना रहता है सरकारी रेट उतने पर ही वो तुलती है। ठीक है, तो इसका आंसर तो ऑप्शन ए है, ये तो कंफर्म है। तो एमएसपी 23 फसलों पर की जाती है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है कि इतने में तो कम से कम आपकी फसल को सरकार ले लेगा। ये क्या है, ये फसल के दाम को समर्थन देने के लिए लागू किया जाता है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ पर केंद्रित थी? ठीक है, कौन सा 5 ईयर प्लान है जो कि फोकस था गरीबी हटाओ पर? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5th जो योजना है आपकी, 5th प्लान जो है वो था। जीडीपी में कौन सा घटक शामिल नहीं किया जाता है? तो प्राइवेट कंजप्शन ऑप्शन ए में है, निजी उपयोग। दूसरा है ब्लैक मार्केट ट्रांजैक्शन, काले बाजार के लेन देन, या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी के जो खर्च व्यय हैं वो, या इन्वेस्टमेंट, निवेश जो है वो। क्या है जो कि कंपोनेंट नहीं है जीडीपी का? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी का फुल फॉर्म। ठीक है, तो जीडीपी का कौन सा घटक नहीं है ये पूछ रहा है आपसे। तो इसमें से आपका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि ब्लैक मार्केट, जो काला बाजारी होती है आप, वो जीडीपी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो सरकार की नज़र में नहीं होता, उसका नाम ही है काला बाजारी, तो वो जीडीपी में नहीं है। और हमारे भारत देश में मुझे लगता है काला बाजारी बहुत ज़्यादा होती है, हर एक क्षेत्र में होती है। पहले का ये जो 14th है उसका देखते हैं। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय, प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है, तो किससे की जाती है पूछ रहा है। तो प्रति व्यक्ति आय, जो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी है, जीडीपी अपॉन भागे, ये क्या है, पॉपुलेशन, जीडीपी भागे जनसंख्या। तो ये क्या है, पर कैपिटा इनकम निकालने का सूत्र है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो जो आयकर है इनमें से दिए गए में से आयकर प्रत्यक्ष कर है, बाकी जितने दिए गए हैं ये आपके अप्रत्यक्ष कर हैं, या फिर इनडायरेक्ट टैक्स बोल सकते हैं हम, इनडायरेक्ट टैक्स बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपसे एक चीज और पूछ सकता है, क्योंकि ये पूछता है जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, क्या? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो ये वस्तुओं पर लगने वाला, वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाला कर है जीएसटी। गुड्स मतलब वस्तुएं और सर्विसेज मतलब सेवाएं। ठीक है, जीएसटी भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन मीन्स, तो मुद्रास्फीति का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेशन का मतलब तो कीमतों में सामान्य वृद्धि। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन बी, जनरल राइज इन प्राइसेस, तो जो कीमत है उनमें सामान्य वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेन प्राइस इंक्रीजेज डिमांड विल बी। ठीक है, तो क्या होगा, मांग का नियम कहता है कि जब किसी भी चीज के दाम बढ़ते हैं, दाम यानी कि कीमत बढ़ती है, तो मांग का क्या होता है, तो मांग घटेगी। ठीक है, जब किसी चीज का दाम बढ़ जाएगा तो मांग तो घटेगी ही घटेगी। अगर आपसे पूछ ले जब किसी भी चीज का, कोई भी वस्तु है, ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि किसी भी चीज का, लॉ ऑफ डिमांड क्या है वही समझा देता हूं, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर किसी भी वस्तु का, लॉ ऑफ डिमांड या मांग का नियम जो है वो कहता है किसी वस्तु का अगर दाम या प्राइस बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगी, तो उसकी मांग घटेगी। ठीक है, ये क्या है, ये है प्राइस और ये है डिमांड। ठीक है, तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी, और अगर प्राइस घटेगा, किसी भी वस्तु का प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी, मतलब ऐसा उल्टा होता है, घटने पर बढ़ती है। भाई प्राइस किसी भी चीज का अगर कीमत कम हो जाए, अभी आपसे मैं कहूं कि 50,000 का फोन आपको 5,000 में मिल रहा है, तो आप उसको तुरंत खरीद लेंगे, कहीं से लाएं पैसे, क्योंकि आपको लगता है कि भाई ये सस्ते में मिल रहा है, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। यही चीज, सेम चीज लॉ ऑफ डिमांड कहती है। विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट डिमांड, तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक मांग को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा कारक है? तो सरकारी बजट घाटा है, कौन सा है, 18वें का ऑप्शन डी है, गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। तो सरकारी का बजट का जो घाटा है वो डिमांड को प्रभावित नहीं करता है, और ये सारे प्रभावित करते हैं। मतलब क्या, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रभावित करता है, किसको, मांग को प्रभावित करता है। कंज्यूमर इनकम भी प्रभावित करता है, कंज्यूमर इनकम हमने देखा था कि कंज्यूमर की इनकम अगर बढ़ेगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी। ठीक है, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, उपभोक्ता की प्राथमिकताएं भी डिमांड को क्या करती हैं,
प्रभावित करती हैं। कैसे करती हैं कि भाई किसी की कुछ पसंद है, किसी की कुछ पसंद है, तो वो प्रभावित करती हैं। किसी को कोई चीज़ पसंद है तो वही चीज़ लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनइलास्टिक डिमांड? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बेलोचदार मांग का एक उदाहरण है? तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? 19 में का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा साथियों। क्या? ऑप्शन सी, यानी कि साल्ट। बेलोचदार क्या होता है? देखो इसमें गलत लगा हुआ है, ये टिक पहले से जो लगा हुआ है गलत लगा हुआ है साथियों, क्योंकि बेलोचदार चीजें क्या होती हैं? देखो, जिनके बिना हम रह नहीं सकते, मतलब वो जरूरी ही है, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हो, वो बेलोचदार या इनइलास्टिक बोलते हैं। भाई इलास्टिक डिमांड क्या होता है? अगर हम इलास्टिक डिमांड की बात करें तो भाई जैसे लग्जरी कारें हैं तो ये इलास्टिक डिमांड के अंतर्गत आती हैं। मोबाइल फोन है, इलास्टिक डिमांड है। इलास्टिक डिमांड यानी कि ये जरूरी तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं होंगी तो इनके बिना हमारा काम ही नहीं चलेगा। अगर भाई नमक नहीं होगा, एक दिमाग लगाइए, तो क्या आप बिना नमक के खाना खा सकते हैं? जी, नमक तो बहुत जरूरी है, समझे? तो मतलब कि तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि हम तो मोबाइल फोन के बिना भी नहीं रह सकते हैं, लेकिन भाई जो नियम है इकोनॉमिक्स का, हम उसी के हिसाब से चीज़ों को लेकर चलेंगे, ठीक है? आपके हिसाब से नहीं कि आपके लिए नमक से ज़्यादा मोबाइल जरूरी है, समझे? हाँ, 20वें का क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज कंज्यूमर सरप्लस? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप डबल स्टार लगाइए। उपभोक्ता अधिशेष क्या है? तो उपभोक्ता अधिशेष क्या होता है? कंज्यूमर सरप्लस जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये होता है उपभोक्ता जितना भुगतान करने को तैयार है और जितना वास्तव में भुगतान करता है उसके बीच का अंतर है। मान के चलिए कि कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति को कुछ बीमारी है, कुछ भी हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, लेकिन हम जो अब बता रहे हैं वही बताएंगे। कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है, अब उसको पता चला कि जो मुझे बीमारी है उसका इलाज संभव है, छोटी मोटी बीमारी उसको हो गई, उसका इलाज संभव है। अब भाई उसने कहा कि आपकी जो मेडिसिन है वो कितने की आएगी? उसने कहा 1 लाख की मेडिसिन आपकी पड़ेगी, 1 लाख की, ठीक है। लेकिन जो कंज्यूमर है वो चाहता है कि चाहे मेरे 5 लाख रुपए लग जाए, लेकिन मेरी मेडिसिन मुझे मिल जाए, चाहे 5 लाख रुपए लग जाए, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ? ये है कि मतलब बिलिंग टू पे मतलब कितना दे सकता है, कितना देना चाहता है कि मेरा काम हो जाए ये बस, ठीक है। तो 5 लाख तो वो देना चाहता है, लेकिन एक्चुअल प्राइस क्या है उसका? 1 लाख रुपए। तो यही इसी के बीच का अंतर, तो यानी कि 4 लाख रुपए क्या हो जाएगा? कंज्यूमर सरप्लस हो जाएगा ये, ठीक है। ये ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि वो 1 लाख देना चाहता है और 5 लाख का एक्चुअल में जो उसका मेडिसिन है वो मिल रहा है, तो मतलब तो भी उसमें 4 लाख का अंतर आएगा, ठीक है। तो समझ आपको आया होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर आपको समझ आता है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि हाँ समझ मुझे आता है। आप लोग कमेंट कम लोग करते हैं तो अच्छा मजा नहीं आता, मैं पढ़ता हूं सभी के कमेंट्स। व्हाट इज द ब्रेक इवन पॉइंट? ब्रेक इवन बिंदु क्या है? तो 21 का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ब्रेक इवन बिंदु क्या है? तो देखिए ये क्या है, तो जब कुल आगम कुल लागत के बराबर होता है, यानी कि व्हेन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टोटल कॉस्ट। मान के चलिए आपने बिजनेस शुरू किया किसी भी चीज का, उसमें आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक है, आपने 100 इन्वेस्ट कर दिए और आपको बाद में 100 रुपए ही उसमें मिले टोटल, चाहे उसमें आप मुनाफा ले लो चाहे आप कुछ कर लो, 100 ही मिले, 100 के 100 ही मिले आपको। तो ये क्या हो जाएगा? ये ब्रेक इवन पॉइंट है, यानी कि जितना आपने लागत लगाया उसी के बराबर आपको आगम हुआ, उतना ही प्राप्त हुआ, तो इसको हम कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। समझ आया होगा आपको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट फॉर्मूला? कुल लागत का सूत्र क्या है? 22 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, निश्चित लागत प्लस परिवर्तनीय लागत। अगला है विच इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का फैक्टर या फिर बोल सकते हैं घटक नहीं है? तो राजनीति कहाँ से भाई आपको लग रहा है कि इससे उत्पादन कुछ होता है? ये तो फालतू की चीजें होती हैं, राजनीति तो मुझे लगता है भाई। अगर प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर में बात करें तो लैंड यानी भूमि की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। आप कहेंगे बिना खेती के तो हम कैसे खेती करेंगे? लेबर की आवश्यकता पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है भाई। श्रम की आवश्यकता पड़ती है। कैपिटल पूंजी, आप बिना पूंजी के आप लागत कैसे लगाएंगे? बीज को कैसे खरीद के लाएंगे? आप कैसे उसमें खाद डालेंगे? तो ये तीनों तो हैं, लेकिन राजनीति का क्या मतलब इसमें?
ये तो वैसे ही ऑप्शन उठा के रख दिया रैंडमली, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही है आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप्स, तो निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ की फसल है। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि धान, उसमें ऑप्शन में यही चीज था, वो पूछा था कि जायद की कौन सी, उसमें भी बताया था कि धान जो है वो खरीफ की फसल है। गेहूं, चना और सरसों, ये तीनों कौन सी फसल है, याद रखिएगा, ये तीनों मिलकर के रबी की फसल है, ठीक है। चना, सरसों और गेहूं, याद रखिएगा। ये सब चीजें आप पढ़ के जाइएगा, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा कि कौन सी फसल है, कौन से सीजन की फसल है। भारत में एमएसपी कौन तय करता है। अब इसमें भाई ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ इसमें इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर ऑप्शन में सीएसीपी दिया है, तो यही आपको लगाना पड़ेगा, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस, ठीक है। सीएसीपी का फुल फॉर्म होता है। सीएसीपी की जो बोले तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। कब हुई थी, 1965 में, ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। तो इसका वैसे उत्तर तो यहाँ पर सी लगेगा, लेकिन वास्तव में एमएसपी को तय कौन करता है ये जान लीजिए, ये ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है। तो वास्तव में CCEA मतलब बोले तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो तय करती है, लेकिन जो सीएसीपी इसमें दिया है ये क्या करता है, ये केवल रिकमेंड करता है, ये उसको रिकमेंड करता है कि इतना होना चाहिए, कम से कम मिनिमम प्राइस जो है इतना होना चाहिए, रिकमेंड करता है। और उसको लागू या तय कौन करता है, तो जो मैंने अभी आपको बताया कैबिनेट कमेटी वाला CCEA, या फिर घोषणा कौन करता है, घोषणा कौन करता है एमएसपी की, तो वो भी CCEA होगा, या फिर आपसे प्राइम मिनिस्टर ऑप्शन में देगा, ठीक है। दो में से एक कुछ देगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही इसके लिए होता है, तो या तो CCEA करेगा या फिर PM करेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन इसका तो ऑप्शन सी ही सही होगा, ठीक है। अगला है, कौन सी योजना किसानों को प्रत्यक्ष नगद प्रदान करती है। हाँ, वही योजना है ये, जिसमें आपको आपके परिवार वालों को 2000 रुपए की एक 3 किस्तें मिलती हैं, इंटू 3, 6000 रुपए साल भर में मिलते हैं, ठीक है। सम्मान निधि जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक योजना का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द इकोनॉमिक प्लानिंग। 27 का ऑप्शन सी सही है कि अचीविंग बैलेंस्ड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संतुलित और सतत विकास प्राप्त करना। अगला है, विच 5 ईयर प्लान वाज फोर्स्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित जो है कौन सी जो है 5 ईयर प्लान या पंचवर्षीय योजना है जो कि तीव्र औद्योगिकरण पर केंद्रित है। 28 का ऑप्शन बी सही है। इस यहाँ पर तो किचर पिचर कर दिया किसी जिस भी स्टूडेंट का पेपर है ये, उसने कितना इस पे कर दिया। ऑप्शन बी सही है, मैं देखो रेड से जहां लगा रहा हूं वही सही है। अगला है, हु प्रिपेयर्स इंडियाज इकोनॉमिक सर्वे, भारत का आर्थिक सर्वे कौन तैयार करता है, तो वित्त मंत्रालय करता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है। नाबार्ड से क्वेश्चन बनता है, जरूर बनता है, तो नाबार्ड को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका 30 का, कि ग्रामीण और कृषि विकास जो है नाबार्ड का है, क्या है, मुख्य उद्देश्य है, मुख्य ऑब्जेक्टिव है। नाबार्ड के बारे में एक चीज जान लीजिए कि जो नाबार्ड है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1982 को हुई थी। कब हुई थी, 1 जुलाई 1982 को हुई थी, याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि से संबंधित क्रांति कौन सी है, तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित हमारी हरित क्रांति है। अगर आपसे पूछे हरित क्रांति के बारे में, हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है, तो भारत में, याद रखिएगा, भारत में कहते हैं हम, ये चीज आपने पढ़ी होगी, भारत में कहते हैं MS स्वामीनाथन को, MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन को भारत में कहते हैं। अगर वर्ल्ड की बात करें, विश्व में किसको कहते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति का पिता, तो कहते हैं नॉर्मल बोरलॉग, NE बोरलॉग हैं, ठीक है, याद रखिएगा, बोरलॉग यहां लिख देता हूं मैं, बोरलॉग हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अगर पूछ लेता है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ
फंक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग? निम्नलिखित में से कौन सा कृषि विपणन का कार्य नहीं है? कौन सा है जो कि कृषि विपणन या फिर एग्रीकल्चरल विपणन का कार्य नहीं है? तो ग्रेडिंग और मानकीकरण जो है वो कार्य नहीं है कृषि विपणन का। अगला है 32 का, तो सही मैंने सही नहीं बताया है इसमें, देखिए गलत मैंने बता दिया, ये नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर बेसिकली ऑप्शन डी होगा, कंज्यूमर सब्सिट्यूट। जो उपभोक्ता को सब्सिडी देना ये कृषि विपणन का पार्ट नहीं है, कार्य नहीं है। कृषि विपणन में आप भंडारण भी करेंगे, परिवहन भी करेंगे, ग्रेडिंग मार्कीकरण करेंगे, लेकिन जो है इसका ऑप्शन डी सही होगा आंसर। ठीक है, याद रखिएगा साथियों। अब बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा घोषित किया जाता है? देखिए आ गया ना क्वेश्चन, तो आ गया केंद्र सरकार, या तो पीएम लिख के आएगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट लिख के आएगा, या फिर मैंने बोला था सीसीईए लिख के आएगा। ये क्या करता है, सेंट्रल कमेटी जो होती है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, ये क्या करता है, ये तय करता है एमएसपी को, लेकिन रिकमेंड कौन करता है, सीएसीपी, अभी हमने देखा था। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी जो है कैश क्रॉप है, नकदी फसल है? यहाँ पे ये क्वेश्चन कट गया है, कोई दिक्कत नहीं, कट गया है, नकदी फसल ही है, यहाँ पे लिखा कैश क्रॉप है। कौन सी कैश क्रॉप है, नकदी फसल है, बताइए निम्नलिखित में से। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए कि नकदी फसल है, तो इसमें से शुगर केन जो है, गन्ना जो है नकदी फसल है, यह उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल है। कौन, गन्ना। इसके अलावा आलू को भी हम नकदी फसल बोलते हैं, याद रखिएगा, आलू को भी बोलते हैं, कपास को भी हम नकदी फसल ही बोलते हैं। ठीक है, आलू कपास को भी नकदी फसल के रूप में हम जानते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कृषि उत्पादकता कम होने का कारण क्या है? तो व्हाट इज द मेन रीजन फॉर लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया? तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा कि स्मॉल लैंड होल्डिंग्स एंड आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, मतलब कि छोटी जो है, छोटे छोटे किसान हमारे यहाँ हैं, छोटी छोटी जोत होती है और पुरानी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। निम्न में से कौन सा कृषि ऋण स्थान है? तो कृषि ऋण का जो स्थान है वो कौन सा है? विच इज द फॉलोइंग इज एन एग्रीकल्चरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशन? तो नाबार्ड इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्कीम प्रमोट्स एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस इन इंडिया? भारत में कृषि बीमा को बढ़ावा देने वाली योजना कौन सी है? तो कृषि बीमा को PMFBY, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगला है, आर्थिक विकास का क्या अर्थ होता है? 38 का साथियों ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 36 का मैंने क्या बताया था, मैं थोड़ा एक बार रीचेक कर लूं। हाँ, मैंने बिल्कुल सही बताया था, 36 का ए ही है। ठीक है, कंफ्यूजन था थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है कौन सा था, हाँ 38 जो है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रेफर्स टू, तो आर्थिक विकास जो है वो क्या है? ऑप्शन ए इसका सही होगा। क्या? ग्रोथ एलोंग विथ स्ट्रक्चरल एंड सोशल चेंजेस। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो रेफर्स टू, वो किसको रेफर करता है? वो वृद्धि के साथ संरचनात्मक और सामाजिक परिवर्तन के साथ होता है। इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे गलत आंसर टिक हैं। 39 जो है, देखिए व्यापक अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है। व्यापक यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। देखो इकोनॉमिक्स की बेसिकली दो शाखाएं हैं, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स जो कि आपके सामने दिया है व्यापक अर्थशास्त्र, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई इन एन इकोनॉमी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा साथियों? ऑप्शन सी इसका सही होगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। अर्थव्यवस्था में समग्र मांग और आपूर्ति का अध्ययन, तो ये समग्र यानी कि टोटल जो है एग्रीगेट का अध्ययन कौन करता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपसे माइक्रो पूछे तो माइक्रो का हो जाएगा इसका उल्टा, कि जो है सिंगल मार्केट या कोई सिंगल चीज, मतलब छोटे स्तर पर करते हैं, कोई सिंगल फार्म की अगर हम किसी सिंगल चीज की उसमें करते हैं, सिंगल फार्म या सिंगल यूनिट का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं इकोनॉमिक्स परिप्रेक्ष्य से, तो उसे बोलते हैं माइक्रो, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। और बृहद अर्थशास्त्र या व्यापक अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं किसे? जो कि एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई इन एन इकोनॉमी, एक पूरी इकोनॉमी का अध्ययन करते हैं, पूरे देश की इकोनॉमी का हम अध्ययन करें तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, समझ आया होगा। नेक्स्ट है
40 में कहला है कृषि अर्थशास्त्र को सर्वोत्तम रूप परिभाषित किया जा सकता है। तो क्या है 40 का आपका साथियों ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। कृषि में आर्थिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल इन एग्रीकल्चर। ये क्या है, ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को डिफाइन करता है या परिभाषित करता है, परिभाषा है इसकी। अर्थशास्त्र में संतुलन का अर्थ क्या होता है। 21 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि बैलेंस बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड में के बीच बैलेंस करना ही क्या होता है, इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगला है आर्थिक कल्याण में कौन सा कारक शामिल नहीं है। 42 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, डिजायर। इच्छा जो है वो आर्थिक कल्याण में शामिल नहीं है। उपयोगिता, आय और संपत्ति आर्थिक कल्याण में शामिल है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। 43 का आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा, आ मदर कुकिंग फॉर हर चिल्ड्रन। तो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे हो जाएगी ये, कि अगर कोई माँ है अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है, तो किसान द्वारा फसल बेचना भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, एक कारखाने में वस्तुओं का उत्पादन भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल है। एक व्यापारी द्वारा वस्तुओं की खरीद और बिक्री बिल्कुल इकोनॉमिक है। ठीक है, जहां खरीदना और बेचना हो तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। माँ अपने बच्चों के लिए खाना बना रही है तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये घर का अपना काम है। मांग का नियम क्या कहता है, तो डिमांड्स क्या स्टेट करता है, ये आपको बताना है। 44 का ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी बोले तो प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड। तो मूल्य और मांग विपरीत रूप से संबंधित होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मूल्य बढ़ने पर मांग घटती है। ठीक है, प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटती है और प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ती है। तो ये क्या आपस में इनवर्सली रिलेटेड या फिर विपरीत रूप से संबंधित होते हैं। तो यही इसमें दिया गया है। देखो इसके थोड़ा सा लैंग्वेज आपको परेशान कर सकती है, लेकिन इसको अच्छे से समझ के अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को करके आएंगे। ठीक है, अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट डिमांड। निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो मांग को प्रभावित नहीं करता है। 45 का सही उत्तर साथियों आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या, ऑप्शन बी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मांग को प्रभावित नहीं करता है। वस्तु का मूल्य करता है मांग को प्रभावित, उपभोक्ता की आय, पसंद और प्राथमिकता ये मांग को प्रभावित करते हैं। उत्पादन की लागत जो है ये प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकती हैं, लेकिन मांग को नहीं कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा जैसे, तो प्रोडक्शन कम हो सकता है, लेकिन डिमांड पर इसका कोई असर नहीं है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन। तो उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त होता है जब। 46 का आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी बोले तो द मार्जिनल यूटिलिटी पर रुपी स्पेंट ऑन ऑल गुड्स इक्वल। ठीक है, सभी वस्तुओं पर खर्च करने के सीमांत उपयोगिता, खर्च करने की समान जो है उपयोगिता होती है, वो होता है। अगला है मांग की क्रॉस लोच का उदाहरण क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका 47 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए की इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉफी, इंक्रीज ऑफ द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज डिमांड फॉर टी। ठीक है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी जो है, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होता है कि भाई एक चीज की अगर मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, ऊपर की तरफ मैं तीर बना रहा हूं इसलिए डिमांड बढ़ेगी तो मांग बढ़े, वो बढ़े, सॉरी मैं ये बोल रहा था क्या कि एक चीज की अगर प्राइस बढ़ेंगे, मैं डिमांड बोल रहा था, डिमांड नहीं प्राइस बढ़ेगा तो दूसरी चीज की डिमांड बढ़ जाएगी उसी से संबंधित। ठीक है, और उस चीज की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी कि भाई उसका प्राइस बढ़ गया। तो जिस चीज की बढ़ेगी उसको हम क्रॉस इलास्टिसिटी बोलते हैं। समझ आ गया होगा। ठीक है, तो यही कॉफी और चाय इसमें संबंधित होते हैं। ठीक है, कॉफी की वृद्धि, मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, अगला है अ परफेक्टली इनलास्टिक डिमांड कर्व इज। तो पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र कैसा होता है। तो 48 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि ये वर्टिकल होता है, ऊर्ध्वाधर होता है। अगला है 49 आ गिफिन गुड्स इज ऑन वेयर। गिफिन वस्तु वह होती हैं जहां क्या 50 का ऑप्शन 49 है, ये 49 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ती है। तो
मूल्य बढ़ने पर मांग बढ़ती है। तो गिफिन वस्तु वह होती है जहां मूल्य बढ़ने पर भी मांग बढ़ती है। गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं आपके, जैसे मान के चलिए कि आपके घर में खाना पीना की बहुत ज़रूरी वस्तुएं होती हैं, कि खाना तो आपके यहाँ डेली खाने के संबंधित जो राशन वगैरह है वो गिफिन वस्तुओं में आती हैं, गिफिन गुड्स में आती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं, उनके बिना जीवन संभव ही नहीं है। तो अगर उनकी मांग भी, अगर उनका प्राइस भी बढ़ जाए तो भी उनकी मांग बढ़ती ही है, घटती नहीं है। अगला है पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं क्या हैं? तो परफेक्ट कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो 50 में का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता जो होते हैं वो क्या हो जाएगा? पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है कि भाई कंपटीशन या प्रतियोगिता तो वहीं पर होगा जहां पर बहुत बड़ी संख्या में खरीदार और विक्रेता होंगे। आपस में आप मार्केट गए होंगे तो वहां पर कंपटीशन होता है एक दूसरे दुकान में, वो कहेगा मेरे पास आ जाओ, वो कहेगा मेरे पास आ जाओ, तो वही होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार होता है। उसकी विशेषता यही होती है कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे खरीदार और विक्रेता होते हैं। एक एकाधिकार में फर्म है, मोनोपोली द फर्म, इन मोनोपोली द फर्म। तो मोनोपोली फर्म क्या है? 51 का ऑप्शन बी सही है। एकमात्र उत्पादक और मूल्य निर्धारक होता है, तो उसको हम एकाधिकार बोलते हैं। ठीक है, एकाधिकार मोनोपोली बोलते हैं। केवल किसी भी चीज का केवल एक ही उत्पादक है, केवल एक ही लोग उत्पादक है और खरीदने वाले उसके बहुत सारे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम एकाधिकार बोलेंगे, उसका मोनोपोली बोलेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा टिक लगा दूं मैं। ठीक है, यह अगला है नेशनल क्या लिखा? राष्ट्रीय आय को मापा जाता है, तो किससे मापा जाता है नेशनल इनकम को? मीजर बाय, तो इसका सही आंसर 52 का ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द एबव। तो इसके लिए हम आय विधि से और व्यय विधि से और उत्पादन विधि से, तो ऑल ऑफ द एबव इसका बिल्कुल सही हो जाएगा कि कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ और कितना उत्पादन हुआ, ये सब चीजें मिला करके हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय आय निकालते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड्स, तो प्रत्यक्ष करों में क्या शामिल होता है? तो प्रत्यक्ष करों में 53 का ऑप्शन ए हो जाएगा। इनकम टैक्स जो है वो प्रत्यक्ष कर है। बाकी जो बिक्री कर, जीएसटी, ये आपका रिपीट हुआ है क्वेश्चन, क्योंकि ये पहले भी अभी पूछा था अभी। ठीक है, तो ये सेल टैक्स जो है ये भी आपका क्या है? ये इनडायरेक्ट है, ये भी इनडायरेक्ट है, ये भी इनडायरेक्ट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी फीचर, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता होती है? 54 का सही आंसर है ऑप्शन सी, क्या? कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, तो जो है निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में सह अस्तित्व होता है। तो हमारी भारत की जो इकोनॉमी है, मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे भारत की अर्थव्यवस्था है, याद रखिएगा, पूछ सकता है। अगला है क्या लिखा है? माल्थूसियन जनसंख्या सिद्धांत के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो बताइए कौन प्रसिद्ध है? तो 55 का आपका ऑप्शन ए थॉमस माल्थस। देखिए माल्थूसियन और माल्थस ये याद करना थोड़ा बहुत ही सरल है। यहाँ पर लिखा है माल्थूसियन जो थ्योरी है वो तो माल्थस ने ही दी है, बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर बनता है तो। अगला है निम्नलिखित में से आर्थिक विकास का संकेतक कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट? 56 का आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। यहाँ पर 60 प्रश्न है साथियों, इसलिए ये थोड़ा वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो 56 का ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला है भारत में कृषि अनुसंधान के लिए जिम्मेदार संगठन कौन सा है? 57 का आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी कि अनुसंधान के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। एग्रीकल्चरल रिसर्च ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है, रिसर्च, ये याद रखिएगा, मैंने ऐसे ही लिख दिया है कि आप समझ जाएं। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR का फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है व्हेन विच टाइप ऑफ इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन कस्टम एंड ट्रेडिशंस, कौन सी अर्थव्यवस्था है जो कि रीति रिवाजों पर आधारित होती है? 58 का बी हो जाएगा पारंपरिक अर्थव्यवस्था। देखिए रीति रिवाज आपसे पूछ रहा है कि क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया ट्रेडिशंस, तो ट्रेडिशन इकोनॉमी जो है पारंपरिक अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू रूरल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, भारत में ग्रामीण रोजगार में जो है सबसे ज्यादा योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है ग्रामीण रोजगार में? ठीक है, रूरल में तो कौन सा है?
59 का साथियों आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एग्रीकल्चर कृषि क्षेत्र है और भारत की जनसंख्या का टोटल लगभग 60+% जो है 60% लोग जो है कृषि पर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स? निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र का एक मूलभूत संकल्पना है? कौन है? तो 60 का ऑप्शन डी है। जितने दिए गए हैं सारे आपके क्या हैं, बेसिक कंसेप्ट इकोनॉमिक्स के हैं। कौन सा? डिमांड भी है, डिमांड भी आपको बता दिया, सप्लाई है और यूटिलिटी है। तो यूटिलिटी क्या होता है ये समझिएगा। तो समझिएगा यूटिलिटी क्या होता है। मान के चलिए मैंने एक बोतल खरीदी है, ठीक है, एक बोतल खरीदी है, तो भाई इस बोतल से जब तक मैं पानी पीऊंगा, या गिलास है, कुछ भी चीज़ है, उससे मैं पानी पीऊंगा तो वो उसकी यूटिलिटी है भाई, उसकी उपयोगिता है वो, कि उसको पानी पीऊंगा। अगर ये इस बोतल में नीचे से इतना सा छेद हो जाए, इतना सा, ठीक है, इसमें से पानी बिगड़ने लगे, तो उसकी यूटिलिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, मतलब उसका कोई काम की नहीं है वो। तो यही यूटिलिटी होती है। कोई चीज़ आप खरीद रहे हो तो उसकी यूटिलिटी कितनी है, ये सब चीज़ें इकोनॉमिक्स में देखी जाती हैं। ठीक है साथियों, ये आपका क्वेश्चन पेपर पूरा हुआ। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सभी लोग जो है वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर देना साथियों, और जितने लोग नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना साथियों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिएगा। ठीक है साथियों, धन्यवाद।